How is the Josh? Good. So, would be डॉक्टर्स, आज हम मॉडर्न फिजिक्स के जितने भी लास्ट 20 ईयर्स में नीट में क्वेश्चंस आए हैं, एक एक करके मॉडर्न फिजिक्स के जो 3 टॉपिक्स हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, तीनों के क्वेश्चंस में लास्ट 20 ईयर्स के मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसा मैंने बताया है कि मैं क्वेश्चन जो है 2002 से लेकर 2017 तक ही डिस्कस कर रहा हूँ, और 18 और 19 का पेपर मैं 5th, 6th और 7th को मैं 18th और 19th का पेपर आपके साथ 5th, 6th, 7th सितंबर को मैं आपके साथ 18th और 19th का पूरा पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगा। So first question, when an alpha particle of mass moving with velocity v bombards on a heavy nucleus of charge Z, its distance of closest approach from the nucleus depends upon m as choice दी हुई है। First choice is 1 by root m, second choice is 1 by m square, थर्ड चॉइस इज m, फोर्थ चॉइस इज 1 by m। तो आपको मैंने क्या बताया था कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच किसके बराबर होता है, 4z e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught m u square। सो दिस रिजल्ट इंप्लाई दैट कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। सो करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्लियर? Next question is, the half-life of a radioactive substance is 30 minutes. The time in which in minutes taken between 40% decay and 85% decay of the same radioactive substances। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, हाफ लाइफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30 मिनट दिया हुआ है। कहता है वो टाइम बताना है जिसमें ये 40% से लेकर 85% तक डिके कर जाता है। अब देखिए, जब 40% डिके करेगा तो आपके पास सब्सटेंस रह कितना जाएगा, 60% रह जाएगा। How much it will left? 60%। तो उस समय N1 क्या होगा, that N1 is equal to 0.6 of N0। क्लियर? और जब 85% डिके कर जाएगा, रह कितना जाएगा, 15%। तो मीन्स N2 कितना होगा आपके पास उस समय, 0.15 N0। क्लियर? सो व्हाट्स अबाउट, अब N1 से N2 में जाने में कितना टाइम लगेगा, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। N1 by N2 कितना होगा, अगर इसको करेंगे, दिस 0.6 डिवाइड बाय 0.15, दिस कम्स, ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4, और वी कैन से N2 by N1, this is equal to 1 by 4। 1 by 4 means 1 by 2 raised power 2। तो मीन्स कितने टाइम में ये N1 से N2 चला गया इन 2 हाफ लाइफ। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि N by N0 is equal to 1 by 2 raised power n, the fraction number of atoms left after n number of half lives, that is 1 by 2 raised power n। तो 1 by 2 raised power n, here n is 2, 2 क्या हुई, 2 हाफ लाइफ्स। तो आपके पास एक हाफ लाइफ क्या है, 30 मिनट्स की है। तो आपके पास N1 से N2 जाने में कितना टाइम लगा इसको, दैट टेक्स 60 मिनट। फर्स्ट चॉइस इज गिवन 15 मिनट, सेकंड चॉइस इज गिवन 30 मिनट, थर्ड चॉइस इज गिवन 45 मिनट्स, फोर्थ चॉइस इज 60 मिनट। दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है रेडियस ऑफ 13
13 aluminium 27 nucleus is taken to be RAL, then radius of 53 TE125 nucleus is, देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द टू न्यूक्लियाई किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू द क्यूब रूट ऑफ देयर मास नंबर, R1 by R2 is A1 by A2 raised power 1 by 3. Clear? R1 is here, RAL, R2 is here, 1 R2 आपने कैलकुलेट करना है ट्रिलियम का, A1 क्या है 27, A2 कितना दिया हुआ है 125, A2 is 125, A1 is 27, R1 is RAL, तो यहां से आपके पास R2 कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसे कैलकुलेट करोगे यू विल गेट दिस इज 8/3 ऑफ RL आ जाएगा। क्लियर? फर्स्ट चॉइस इज गिवन 53/13 रेज पावर 1/3, सेकंड चॉइस इज गिवन 8/3 RL, थर्ड चॉइस इज गिवन 3/5 RAL, फोर्थ चॉइस इज गिवन 13/53 AL into 1/3 RAL। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड, दैट इज 8/3 ऑफ RL। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम डिकेज एट रेस्ट इनटू न्यूक्लियाई ऑफ थोरियम एंड हीलियम। यूरेनियम किस में डिके कर रहा है, थोरियम और हीलियम में डिके कर रहा है। चॉइसेस दी हुई है नीचे। द हीलियम न्यूक्लियस हैज मोर काइनेटिक एनर्जी देन थोरियम न्यूक्लियस। नेक्स्ट चॉइस इज गिवन हीलियम न्यूक्लियस हैज लेस मोमेंटम देन थोरियम न्यूक्लियस। थर्ड चॉइस इज गिवन हीलियम न्यूक्लियस हैज मोर मोमेंटम देन द हीलियम न्यूक्लियस। फोर्थ चॉइस इज गिवन हीलियम न्यूक्लियस हैज लेस काइनेटिक एनर्जी देन थोरियम न्यूक्लियस। अब देखिए 92 यूरेनियम 235 it decays into 90 TH 235 plus 2 He4। काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और मास में क्या रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। अब यहां पे मोमेंटम तो क्या रहना है, कंजर्व रहना है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द थोरियम विल बी लेसर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम, और वी कैन से काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम इज ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। कहां से हमने क्या दिया, क्यों, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, दैट इज इक्वल टू p²/2m। मोमेंटम दोनों का क्या रहना है, सेम रहना है। एज मोमेंटम इज सेम, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो थोरियम का मास ज्यादा है, हीलियम का मास कम है, तो हीलियम की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो मैं भी करवा रहा हूं आपको 3-4 बार आ चुका है, और हो सकता है 13 सितंबर 2020 को फिर ये क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ 3 lithium 7 and 2 He4 nuclei are 5.60 MeV and 7.60 MeV respectively. In the nuclear reaction 3 lithium 7 plus 2 He4 plus 1 H1 is equal to 2 He4 plus 2 He4 plus Q, then Q value of the nuclear reaction। अब देखिए जो
क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन होनी है मास ऑफ आपके पास masses of reactants minus masses of products multiplied by 931, that is the Q value of nuclear reaction. But here masses are not given. Here what it is given, binding energies are given, पर न्यूक्लियन दी हुई है। तो हम क्या करें, सिंपल क्या है, उनकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकाल लें। किसकी, आपके पास यू कैन कैलकुलेट द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम एंड टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम निकाल लीजिए। क्लियर। और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आप प्रोटॉन की क्या लेके चलिए, नेग्लिजिबल लेके चलिए, दोनों को सबट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगी, क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन आ जाएगी। नाउ व्हाट विल बी द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम, क्या आ जाएगी, पर न्यूक्लियन कितनी दी हुई है, 5.60 दी हुई है। कितने न्यूक्लियंस हैं, 7 न्यूक्लियंस हैं, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे, 7 कर दोगे। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितनी दी हुई है, 5 दैट इज गिवन 5.60 दी हुई है। तो आप सॉरी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम इज गिवन 7.60। तो आपके पास पर न्यूक्लियन है, तो 4 न्यूक्लियन की, हीलियम के पास कितने न्यूक्लियन हैं, 4 न्यूक्लियन हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, और टोटल आपके पास हीलियम के न्यूक्लियस कितने हैं, 2 हैं, फिर मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, 2 कर दो। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल आ जाएगी माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम कर दीजिए, आपके पास क्यू वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 17.3 MeV कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर। सो choices are given 19.6 MeV, minus 2.4 MeV, 8.4 MeV, 4 choice is given 17.3 MeV. So correct answer is 17.3 MeV. Clear? Next is ratio of a radioisotopes X with half life 1.4 into 10 is power 9 year, decays of Y which is stable. A sample of rock from a cave was found to contain X and Y in the ratio of 1:7. अब X एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो आइसोटॉप्स है, Y में डिके कर दिया। हमने किसी केव से X और Y का क्या एक सैंपल लिया, वहां से हमें पता चला कि X और Y की जो रेशियो है वो कितनी है, 1:7 है। फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट द एज ऑफ द रोक। हम रोक की क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब X:Y की रेशियो क्या है, 1:7 है। इट मीन दैट टोटल सब्सटेंस, टोटल मास कितना हुआ सब्सटेंस का, इनिशियल मास कितना हुआ, 8 हुआ, और किसी इंस्टेंट के ऊपर कितना रह गया, 1 रह गया। तो मीन्स n/n0 यहां पे क्या है, 1/8 है। n/n0 क्या है, 1/8 है। इट मीन्स दैट आपके पास 3 हाफ, देखो 1/8 कितने टाइम के बाद रह सकता है, 3 हाफ लाइफ्स के बाद रह सकता है। क्यों, n/n0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 रेज पावर n। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके पास यहां पे n की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। इट मीन्स दैट n की वैल्यू 3 है, तो n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। इट मीन्स दैट 3 हाफ लाइफ में ऐसा हुआ है। एक हाफ लाइफ उसकी कितनी है, 1.4 इंटू 10⁻⁹ तो 3 हाफ लाइफ किसके बराबर आ जाएगी, 4.20 इंटू 10⁻⁹ ईयर आ जाएगी। सो दैट विल बी द एज ऑफ द रोक। तो फर्स्ट चॉइस इज गिवन 1.96 इंटू 10⁻⁹, 3.92 इंटू 10⁻⁹ ईयर। थर्ड चॉइस इज गिवन 4.20 into 10⁻⁹ year. Fourth choice is given 8.40 into 10⁻⁹ year. So correct answer is 4.20 into 10⁻⁹ year. Clear? So this is very very important कि आपके पास कभी भी, आपके पास किसी भी रेडियो आइसोटॉप की आपके पास किसी भी टाइम के बाद उसकी रेशियो बता, कोई भी एक स्टेबल एलिमेंट बन जाए
और इनिशियल और स्टेबल एलिमेंट की आपके पास रेशो दी हो कि ये रेशो रह गई, ये रेशो है, तो टाइम निकालना हो तो आपके पास इट इज वेरी वेरी सिंपल टू कैलकुलेट इट, क्योंकि जो रेशो है, रेशो का सम जो होगा दैट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस होगा, दैट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट होंगे। जैसे इस केस में आपके पास x इनिशियल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, y स्टेबल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, x:y की रेशियो क्या है 1:7 है। इट मींस दैट इनिशियल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो नंबर ऑफ एटम्स थे वो क्या हुए 1 + 7 कितने हुए, दैट इज 8। तो इट मींस दैट n नोट क्या हुआ यहाँ पे 8 हुआ, x इनिशियल है वो कितना है आपके पास 1, तो इट मींस दैट n/n नोट क्या है 1:8 है। इट मींस दैट 1:8 कितने टाइम के बाद रह सकता है, ये 3 हाफ लाइफ्स के बाद ही 1:8 रह सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आपके पास बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन 3-4 बार पीछे पूछ लिया गया है, तो इसको हो सकता है 13 सितंबर 2020 को फिर एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्लियर? नेक्स्ट इज द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव आइसोटोप x is 20 years, it decays to another element y which is stable. The two elements x and y were found to be in the ratio of 1:7। फिर सेम क्वेश्चंस आपके पास नेक्स्ट ईयर में पूछ लिया गया है। मैंने आपको कहा है एक बार फिर ये पूछा गया है क्वेश्चन 1:7 इन द सैंपल ऑफ ए गिवन रोक, द एज ऑफ द रोक इज एस्टिमेट। बिल्कुल सेम है, सिर्फ हाफ लाइफ, अब जो क्वेश्चन पूछा है इसमें सिर्फ हाफ लाइफ डिफरेंट दी हुई है। अब हाफ लाइफ कितनी दी हुई है 20 ईयर दी हुई है, तो आपके पास कितनी देर के बाद ये 1:7 रहता है, मैंने अभी बता दिया, इट ओनली रिमेन्स आफ्टर 3 ईयर्स। तो आपके पास कितनी हाफ लाइफ होंगी इसमें 3 हाफ लाइफ होंगी, तो कितने टाइम के बाद ये रह जाएगा 60 ईयर्स के बाद। इट मीन दैट एज ऑफ द रोक क्या होगी 60 ईयर होगी। तो सेकंड चॉइस में दिया हुआ है 60 ईयर्स, करेक्ट आंसर इज 60 ईयर। नेक्स्ट इज सर्टेन मास ऑफ हाइड्रोजन is changed to helium by the process of fusion. The mass defect in the fusion reaction is 0.02866 U. U मतलब AMU, AMU मतलब atomic mass unit. Then energy liberated per U is, per AMU एनर्जी इसने पूछी है। टोटल अमाउंट देखो आपके पास मास डिफेक्ट दिया हुआ है, मास डिफेक्ट को आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेल्टा एम से मल्टीप्लाई, मींस मास डिफेक्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 931 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड आ जाएगी। तो अब मास डिफेक्ट कितना है 0.02866 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दीजिए 931 कर दीजिए, आपके पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड आ जाएगी। इसे कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 26.4 MeV आ जाएगी। लेकिन इसने पूछा है पर न्यूक्लियन पूछा है, तो आपके पास हीलियम के पास कितने न्यूक्लियंस हैं 4, तो 4 से इसे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 6.67 AMU आ जाएगा। दैट इज गिवन इन थर्ड चॉइस में 6.67 AMU आंसर दिया हुआ। क्लियर? नेक्स्ट इज ए मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ two radioactive materials A1 and A2 with half lives 20 seconds and 10 seconds. Initially the mixture has 40 gram of A1 and 160 gram of A2. The amount of 2 in the mixture will become after the amount of 2 in the mixture become तो आपके पास कुछ टाइम के बाद ये कितने रह गए आपके पास 40 ग्राम एंड 60 ग्राम। अब इन दोनों इनकी हाफ लाइफ कितनी है आपके पास 20 सेकेंड और 10 सेकेंड है। तो आपके पास जिसकी हाफ लाइफ 40 ग्राम है आपके पास दो हाफ लाइफ के बाद ये कितना रह जाएगा 10 ग्राम रह जाएगा, और दूसरे वाला 4 हाफ लाइफ के बाद भी क्या रह जाएगा 10 ग्राम रह जाएगा। तो आपके पास उस टाइम के बाद तो दे विल बिकम इक्वल
कितने टाइम के बाद दे विल बिकम इक्वल, आफ्टर 40 सेकेंड के बाद क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देखिए फिर एक बार समझ लीजिए कि आपके पास जो 40 ग्राम है, 40 ग्राम है, उसकी हाफ लाइफ कितनी है, 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड है। अगर मैं ये अगर सपोज कर लो कि आपके पास इस 4 हाफ लाइफ लेते हैं, 4 हाफ लाइफ के लिए इसकी हाफ लाइफ कितनी है आपके पास, सॉरी 2 हाफ, इसकी हाफ लाइफ कितनी दी हुई है, A1 की 20 सेकेंड दी हुई है। 2 हाफ लाइफ के बाद मीन्स दो, अगर जो जिसकी हाफ लाइफ 20 सेकेंड है और एक की हाफ लाइफ क्या है 10 सेकेंड है, तो आपके पास A1 की जो हाफ लाइफ है दैट इज द ट्वाइस ऑफ A2 है, और जो A2 है दैट इज 4 टाइम्स ऑफ A1 है। तो इट मीन दैट 40 सेकेंड के बाद, अब इस क्वेश्चन को आप कुछ क्वेश्चन चॉइसेस के साथ भी कर सकते हो। जैसे उसने पूछा है कि कितने सेकंड के बाद ये दोनों सब्सटेंसेस सेम हो जाएंगे, पहली चॉइस दी हुई है 60 सेकंड। अब 60 सेकंड में देखें तो 60 सेकंड तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। सेकंड चॉइस दी हुई है 80 सेकंड, 80 सेकंड भी पॉसिबल नहीं है। और थर्ड चॉइस दी हुई है 20 सेकंड। 20 सेकंड में आपके पास क्या होगा, पहले का हाफ लाइफ कितना है 20 सेकंड, तो 20 सेकंड में पहला सब्सटेंस कितना रह जाएगा 20 ग्राम और दूसरे के हाफ लाइफ कितनी है 10 सेकंड, तो इसके लिए ये 2 हाफ लाइफ बन जाएंगी। तो 2 हाफ लाइफ के बाद ये कितना रह जाएगा 40 ग्राम रह जाएगा। तो पहला 20 ग्राम रहेगा, दूसरा 40 ग्राम रहेगा, नॉट पॉसिबल। अब आपके पास जो 4th चॉइस है वो कितनी दी हुई है 40 सेकंड दी हुई है। 40 सेकंड के लिए क्या होगा, पहले की हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी 10 सेकंड है, तो इट कंसिस्ट ऑफ 4 हाफ लाइफ। 4 हाफ लाइफ में ये कितना रह जाएगा, मींस 4 हाफ लाइफ के बाद इट बिकम्स 1/16 रह जाएगा। पहले की हाफ लाइफ कितनी दी हुई है दैट इज गिवन 20 सेकंड, सॉरी 2 हाफ लाइफ के बाद ये कितना रह जाएगा 1/4 रह जाएगा। 1/4 का मतलब ये कितना रह जाएगा 10 ग्राम रह जाएगा। 40 सेकंड के लिए सेकंड की टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी बन जाएगी 4 हाफ लाइफ बन जाएगी। 4 हाफ लाइफ के बाद कोई भी सब्सटेंस कितना रह जाता है 1/16 रह जाता है। इनिशियली कितना है 160 ग्राम है, तो 160 ग्राम का 1/16 कितना रह जाएगा 10 ग्राम रह जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत रेयर एक आधा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है जिसको आप चॉइसेस के साथ ही कर सकते हो, उनमें से ये क्वेश्चन है। अगर आपको इसे डायरेक्ट करना पड़ जाए कि कैलकुलेट, अगर टाइम कैलकुलेट करना पड़ जाए कि जिस टाइम में ये आपके पास सेम रह जाएंगे, तो आप उसे वैसे करना चाहोगे तो कैसे करोगे, तो आपके पास कोई भी टाइम t ले लोगे, जिस टाइम t के बाद n1 और n2 क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। n1 विल बी इक्वल टू n2, आपके पास n1 कितना है n0 कितना है दैट इज 40 e रेज पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा कितना है उसका log e log e2 डिवाइडेड बाय कितनी हाफ लाइफ है उसकी, दैट इज हाफ लाइफ इज गिवन दैट इज ऑफ 20, clear, this is equal to then 160 e raised power minus log e2 और इसकी हाफ लाइफ कितनी है दैट इज ऑफ 10 सेकेंड एंड दिस इज t। तो यहां से आप t सॉल्व करोगे, दिस बिकम्स 4, तो यहां से आप t की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो दिस t कम्स 40 सेकेंड आ जाएगा। इसको ऐसे भी आप कर सकते हो, क्लियर। Next is a radioactive nucleus of mass m emits a photon of frequency nu and nucleus requires the required energy of the nucleus is। देखिए रिक्वायर्ड एनर्जी जो होती है न्यूक्लियस की वो क्या होती है p²/2m होती है। रिक्वायरिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल टू p²/2m। अब p क्या होगा आपके पास, p इज h न्यू बाय c होता है। pc इज इक्वल टू क्या होता है h न्यू, p क्या होता है h न्यू बाय c। तो यहाँ पे आप p की वैल्यू क्या कर दो, एनर्जी में एनर्जी आपके पास क्या है p²/2m और p की वैल्यू क्या है h न्यू बाय c। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट कम्स द एनर्जी ऑफ द रिक्वायरिंग न्यूक्लियस
H comes h square nu square divided by 2 m square c square आपके पास क्या आ जाएगी, रिकॉइलिंग एनर्जी आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट इज द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव आइसोटोप x is 50 years. It decays to another element y which is stable. The two element x and y were found to be in the ratio of, फिर देखो ये तीसरी बार क्वेश्चन आ गया, find in the ratio of 1:15 in a sample of a given rock, then age of the rock was estimated to be. तो 1:15 रह गया, इट मीन दैट n by n नॉट कितना रह गया, 1 by n नॉट क्या होगा, 1:16 होगा। 1:16 कितने हाफ लाइफ के बराबर रहता है, 4 हाफ लाइफ के बराबर रहता है। एक हाफ लाइफ कितनी दी हुई है, 50 ईयर्स दी हुई है, तो 4 हाफ लाइफ के बाद कितना रह जाएगा, 4 हाफ लाइफ के लिए कितना टाइम लगेगा, 200 ईयर्स लगेगा। दैट विल बी द एज ऑफ द रॉक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट ए हाई टेम्परेचर। मैंने आपको बताया था कि फ्यूजन रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर होती है। कारण रीजन में कि लाइटर न्यूक्लियाई को वहां पे कंबाइन करना होता है। उस समय क्या है, उनके बीच में ग्रेट रिपल्सिव फोर्सेस होती है। उस रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए क्या है, यू हैव टू रिक्वायर वेरी लार्ज टेम्परेचर। फर्स्ट चॉइस दी हुई है एटम्स गेट्स आयनाइज एट हाई टेम्परेचर। नो, दिस इज नॉट ए करेक्ट आंसर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ high enough to overcome the Coulomb repulsive force between the nuclei. This is the correct answer. Third choice is given. Molecules breaks up at a high temperature. This is not the correct answer. Next question, next choice is nuclear breaks up at high temperature. This is not a correct answer. तो correct answer is कि हाई टेम्परेचर से उसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी जिससे वो किसको ओवरकम कर पाएगा, इट विल बी एबल टू ओवरकम द न्यूक्लियर, इट विल बी एबल टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस। क्लियर। नेक्स्ट इज ए न्यूक्लियस NXM emits 1 alpha particle and 2 beta particles. The resulting nucleus is, तो आपको बताया था कि जब कभी भी अल्फा पार्टिकल अमिट होता है तो अल्फा पार्टिकल अमिट होने से क्या होता है, मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2। और जब बीटा पार्टिकल अमिट होता है तो आपके पास मास नंबर क्या रहता है, सेम रहता है, और एटॉमिक नंबर क्या है, इंक्रीजेस बाय 1 है। तो आपके पास यहाँ पे 2 बीटा पार्टिकल इमिट हुए हैं, इट मीन दैट एटॉमिक नंबर शुड बी इंक्रीजेस बाय 2। लेकिन एक अल्फा पार्टिकल अमिट हुआ है तो आपके पास अल्फा पार्टिकल के कारण एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हो गया, वो कोरस्पोंडली बीटा पार्टिकल 2 से इंक्रीज हो गया। तो इट मीन दैट एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा, मास नंबर क्या रहेगा, आपके पास डिक्रीजेस बाय 4 हो जाएगा। नया एलिमेंट जो बनेगा ZYA-4 बनेगा। तो करेक्ट चॉइस इज, पहली चॉइस में ही क्या दिया हुआ है, ZYA-4 दिया हुआ है, दैट इज द करेक्ट आंसर। पहला ही करेक्ट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट इज कहते हैं फोटो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी दैट इज रिलेटेड विद एटॉमिक स्ट्रक्चर, द रेडियोएक्टिव, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपके पास a radioactive material A has decay constant 6 lambda, 8 lambda, and material B has decay constant lambda. Initially they have same number of nuclei. After what time the ratio of the number of nuclei of the material B to that of A will be 1 by E. अब initially उनके पास number of atoms क्या हैं, दोनों के पास सेम है, it means that N1 by N2 क्या हो जाएगा, e रेस पावर माइनस लैम्डा 1t डिवाइडेड बाय e रेस पावर माइनस लैम्डा 2 इंटू टी। लैम्डा 1 कितना दिया हुआ है,
8 लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा 2 कितना दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, e रेस पावर -7 लैम्डा t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e रेस पावर -1। तो लैम्डा क्या है आपके पास, t क्या आ जाएगा, 1/7 लैम्डा आ जाएगा। तो फर्स्ट चॉइस इज 1 लैम्डा, सेकंड इज 1/7 लैम्डा, थर्ड इज 1/6 लैम्डा and fourth is 1/9 lambda. तो correct answer is 1/7 lambda. Next question is ratio the wavelength of last line of Balmer series and the last line of Lyman series is. तो आपके पास लास्ट लाइन का मतलब कहां से निकालते हैं, आपके पास जब n2 क्या हो, इन्फिनिटी हो, तो वहां से क्या आती है, लास्ट लाइन कैलकुलेट हो जाती है। तो लाइमन के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, n1 1 हो जाएगा और n2 इन्फिनिटी हो जाएगा। बाल्मर के लिए n1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, n2 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, RH इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहां से दोनों के लैम्डा 1 और लैम्डा 2 निकल जाएंगे और दोनों को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। क्लियर। Next question is, if an electron in an hydrogen atom jumps from third orbit to second orbit, it emits a photon of wavelength lambda. When it jumps from fourth orbit to third orbit, the correspondingly wavelength of the photon is. Again, जो पहले अभी मैंने क्वेश्चन कराया है वही फॉर्मूला इसमें फिर यूज कर दोगे। 1/लैम्डा इज इक्वल टू RH इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। पहले n1 क्या ले लोगे, 3 ले लोगे, n2 क्या ले लोगे n1 क्या ले लोगे, 2 ले लोगे, n2 क्या ले लोगे, 3 ले लोगे। नेक्स्ट केस में क्या ले लोगे, n1 3 ले लोगे, n2 4 ले लोगे और आपके पास फिर लैम्डा प्राइम सॉल्व कर लोगे और लैम्डा प्राइम की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 20/7 लैम्डा कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल both enters a region of uniform magnetic field B moving at right angles to the field B if the radius of the circular path for both the particles is equal and kinetic energy acquired by the proton is 1 MeV, then energy acquired by the alpha particle will be. Just remember, काइनेटिक एनर्जी जब किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं तो हाउ मच काइनेटिक एनर्जी, कितनी काइनेटिक एनर्जी अटेन करता है, दैट इज q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2m। कितनी काइनेटिक एनर्जी अटेन करता है, काइनेटिक एनर्जी अटेन बाय द चार्ज पार्टिकल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। वैसे हम इसको कहां पे करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी करते हैं। दैट इज इक्वल टू q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2m। अब b यहाँ पे सेम है दोनों के लिए, r दोनों के लिए सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में चार्ज भी डिफरेंस है, मास भी डिफरेंस है। अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन होता है और चार्ज कितना होता है, 2 टाइम्स होता है। तो आप यहां से सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट इट्स आंसर विल बी 1 MeV आंसर आ जाएगा। क्लियर। करेक्ट आंसर इज 1 MeV, दैट इज गिवन इन 4th चॉइस में दिया हुआ है। क्लियर। क्योंकि क्या आपके पास वही क्यों रहा, सेम क्यों रही काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आपके पास मास 4 टाइम्स है और चार्ज क्या है, डबल है। तो चार्ज का आप स्क्वायर करोगे 4 रह जाएगा, मास 4 टाइम्स करोगे 4 कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी पहले वाली ही रही, जितनी आपके पास काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की थी, अल्फा पार्टिकल की भी काइनेटिक एनर्जी वही ही रही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपके पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब ऑब्टेन होती है, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, इमीडिएटली अपने नेबरहुड से जंप करके आता है, तब आपके पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑब्टेन होती है। तो लाइमन के केस में आपके पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब ऑब्टेन होगी, जब n2 क्या होगा, 2 होगा, n1 तो उसके लिए 1 होता ही है। बाल्मर में आपके पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब ऑब्टेन होगी, जब n2 3 होगा, n1 तो आपके पास बाल्मर के लिए क्या होगा,
2 होगा। तो यहाँ से आपने लाइमन के लिए N1 1 ले लेना है, N2 2 ले लेना है, उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आ जाएगी। बाल्मर के लिए N1 2 ले लेना है, N2 3 ले लेना है, तो उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आ जाएगी। दोनों को डिवाइड कर देना, तो यू विल गेट 5:27 इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर विच इज गिवन इन 4th चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर थर्ड ऑर्बिट ऑफ helium using known relativistic approach. The speed of electron in the orbit will be k दिया हुआ है, यहाँ पे z2 दिया हुआ है, प्लैंक्स कांस्टेंट दिया हुआ है, उसकी फॉर्म में हमने क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ द हीलियम बतानी है इन दी थर्ड ऑर्बिट। अब थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इट हैज रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स क्या होगी, mv²/r, दैट इज बाय प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो क्या है आपके पास, या दैट इज यहां से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। अदरवाइज वेलोसिटी का आप थर्ड ऑर्बिट के लिए वेलोसिटी का आप डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हो, 1/137 ZC/n। ये फार्मूला आता है वेलोसिटी ऑफ एनी nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम, 1/137 ZC/n। n क्या है यहाँ पे 3 है, z क्या है एटॉमिक नंबर, लिथियम है 3 ले लेंगे, और c क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, सॉल्व करोगे, यू विल गेट 1.46 into 10⁻⁶ मीटर पर 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 975 एंगस्ट्रॉम। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम एमिटेड विल बी। अब देख लेंगे कि आपके पास जिसके साथ इसको हमने एक्साइट किया है, जिस वेवलेंथ के साथ एक्साइट किया है, उसके लिए एनर्जी क्या होगी। कैसे निकालेंगे एनर्जी, E = hc/λ से हम इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। तो E = hc/λ से जब एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, इट कम्स 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। और ये एनर्जी कौन से लेवल की होती है, 4th लेवल की है। n = 4 के ऊपर 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। तो आपके पास जब आपने n क्योंकि सेकंड से जब इसको आपने हाइड्रोजन एटम को ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट के ऊपर लेकर आए, कितनी एनर्जी देनी पड़ी, 12.75 एनर्जी देनी पड़ी। तो इट मीन दैट ये कहां पे चला जाएगा, n = 4 के ऊपर। n = 4 के ऊपर जाने पे आपको मैंने बताया था किसी भी एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है, तो हाउ मेनी पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस आर एमिटेड, दैट इज इक्वल टू क्या होती है, ½ n × n-1 होती है। What is your n? n is your 4. तो number of possible spectral lines emitted will be कितनी होगी, 6 possible spectral lines will be emitted. Clear? Next question is the ratio of the longest wavelength corresponding to the, फिर ये क्वेश्चन आपके पास रिपीट हो गया है, मैंने पहले बता दिया इसकी रेशियो longest wavelength of Lyman to the Balmer series in hydrogen atom, ये रेशियो क्या होती है, 5:27 होती है। Next question is electron in the hydrogen atom first jumps from third excited state to second excited state and then from second excited state to first excited state, then ratio of the wavelength is, देखो एक ही फार्मूला है, 1/λ = RH into 1/n1² minus 1/n2²। इसी फार्मूले के ऊपर बार बार देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक बार इसी में पहले में n1 और n2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, फिर सेकंड टाइम में भी n1 और n2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, रेशियो जो था वेवलेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रॉन ऑफ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम passes from 5th energy level to ground level, the velocity of that atom acquired as a result of photon emission will be। तो सिंपल आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, आप पहले एनर्जी निकाल लो, एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिख लो। एनर्जी क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, दैट इज इक्वल टू आर, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है, RH C × 1/n1² - 1/n2² से
एनर्जी कैलकुलेट कर लोगे, एनर्जी को क्या लिख सकते हो, Sc बाय लैम्डा लिख सकते हो, लैम्डा को क्या लिख सकते हो, H बाय P लिख सकते हो। तो यहां से आपके पास रिकॉइलिंग एटम का मोमेंटम कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज for hydrogen atom is equal to the second line of Balmer series for a hydrogen like ion. Atomic number Z of the hydrogen like atom will be simple। अगर हाइड्रोजन लाइक एटम होता है तो उसके लिए 1 बाय लैम्डा क्या यूज कर लेते हो, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। तो दोनों की वेवलेंथ निकाल के डिवाइड करके सिर्फ आपके पास अननोन फैक्टर यहाँ पे क्या है, z है, तो आपके पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज energy of a hydrogen atom in the ground state is minus 13.6 electron volt, then energy of helium plus atom in the first excited state। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एनर्जी हीलियम आ गया आपके पास, हीलियम के लिए Z क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 4 डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे, आपके पास वो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम की एनर्जी वही रहेगी जो आपके पास ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम की थी, वो कितनी थी, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज photoelectric effect, that is based upon photoelectric effect। Photoelectric threshold wavelength of a silver is this one, is 3250 into 10 is power minus 10 meter। The velocity of electron ejected from the silver surface with an ultraviolet light of, देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आपने डायरेक्ट फोटोइलेक्ट्रिक क्वेश्चन की इक्वेशन यूज करनी है, दैट इज Sc by lambda is equal to Sc by lambda नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। अब लैम्डा दिया हुआ है, आपके पास लैम्डा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2536 इंटू 10 इज पावर माइनस 10 मीटर दिया हुआ है। लैम्डा नॉट भी दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 3250 इंटू 10 इज पावर माइनस 10 मीटर। सिंपल आपने कैलकुलेट क्या करनी है, v कैलकुलेट करनी है। व्हाट इज योर m? m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सिर्फ इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, अदरवाइज थोड़ी कैलकुलेशन जरूर इसमें लेंथी है, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट है। कैलकुलेशन भी थोड़ा सा, और कैलकुलेशन भी आपको बड़ी ध्यान से करनी पड़ेगी क्योंकि चॉइसेस भी बड़ी क्लोज दी हुई हैं। 6 इंटू 10 इज पावर 5, 0.6 इंटू 10 इज पावर 5, 61 इंटू 10, बहुत क्लोज चॉइसेस हैं। तो आपको कैलकुलेशन भी इस क्वेश्चन में बड़े केयरफुली करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद हैवी वाटर एट ए टेम्परेचर। इसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन अंडर रूट ऑफ 3m kT। क्लियर। सो थैंक यू वेरी मच वुड बी डॉक्टर्स, वुड बी डॉक्टर। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये मेरी सारी की सारी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित हैं, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित हैं, पीएम केयर फंड को समर्पित हैं। वुड बी डॉक्टर्स, आपने स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है, जागृत रहना है, और कोरोना को हराना है, इंडिया को जिताना है, और अपने एग्जाम जो है 13 सितंबर को देना है। थैंक यू वेरी मच। इसके लिए हम एक शांति पाठ भी करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषध्या शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।